तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो टॉप जनरल हैं डैन केन, उन्होंने आके बताया कि बहुत ज़्यादा रिस्क्स हैं अगर हम ईरान को अटैक करते हैं तो। एंड उन्होंने कॉशन दिया है कि हमारे पास एम्यूनिशन की कमी है, एलाइज के सपोर्ट की कमी है, एंड हम अपने ट्रूप्स को, अपने पायलट्स को, सबको बहुत ज़्यादा डेंजर में धकेल रहे हैं। एंड ये जो जनरल डैन केन है, ये है चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, मतलब वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सन। वो आके बता रहे हैं, कॉशन कर रहे हैं कि भाई हमको ईरान को अटैक करने से बचना चाहिए। एंड देखो बात तो सही है ना, वो भी समझते हैं कि भाई यूएस को कोई थ्रेट ही नहीं है ईरान से, पर अगर हम जाके उनको अटैक करेंगे तो बहुत सारी रिस्क्स हैं। सबसे पहले तो जो यूएस बेसेस है आसपास, वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, मतलब उनको ईरान इजीली अटैक कर सकता है, इनफ नंबर ऑफ मिसाइल्स है वो करने के लिए। जब इजराइल को अटैक कर सकता है जो कि काफी दूर है, तो ये जो बेसेस हैं ये तो ईरान के और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में। एंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ईरान क्लियर कर चुका है कि कुछ भी अटैक होगा तो फिर ऑल आउट वॉर होगी। ऑल आउट वॉर होने में इनका ये बताना है सबसे पहले, जो इनफैक्ट इतना वाइडली मीडिया में भी रिपोर्टेड है, कि इनके पास मिसाइल्स ही खत्म हो रही थी। तो जब मिसाइल्स ही खत्म हो जाओगे तो आप वॉर कैसे लड़ोगे। एंड एक और बात मैं कहूंगा कि ये जो बात लीक हुई है ना, ये किसी पर्पस से ही लीक हुई है। इसको एक ही मीडिया हाउस ने नहीं पब्लिश किया है, इसको काफ़ी सारे मीडिया हाउसेज ने पब्लिश किया है। उसका मेजर रीज़न ये है कि कुछ एंटी वॉर एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो चाहते हैं कि ये बात बाहर आ जाए। और जैसे ये बात बाहर आती है तो ट्रंप आ जाते हैं अपना झूठ बोलने कि भाई ये तो 100% इनकरेक्ट है, कि भाई हम तो वॉर जीत ही जाएंगे, कोई मतलब इट विल बी अ केक वॉक, क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं कि इट विल बी ईजिली वन, ऐसा कह रहे हैं, इट विल बी ईजिली वन। देखो ट्रंप एक नंबर का झूठा है और आधी सल्तनत तो अपने ट्रूथ सोशल पे चलाता है। पर असलियत तो ये है, जैसा कि आर्टिकल भी बता रहा है, कि अगर आपको ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना है तो आपको इतने सारे टारगेट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री हिट करने पड़ेंगे। एंड क्या आप उनको एक्यूरेसी से हिट कर पाओगे? एंड इसमें कितने सारे तो मोबाइल हैं, एक दिन एक जगह है तो दूसरे दिन दूसरी जगह है। एंड ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय हो चुका है, अब चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, एंड उनका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी है ही है। अब साथ ही साथ अगर आप ये कहो कि भाई लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे, तो भाई लिमिटेड स्ट्राइक कैसे होगी? क्योंकि टिट फॉर टैट करते हुए हमने ऑपरेशन सिंदूर में ही देखा। हमने सोचा कि हम लिमिटेड एयर स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान में जाके एंड आगे एस्केलेट नहीं करेंगे, पर देखो क्या हुआ, आगे न्यूक्लियर तक पहुंच गई थी ना बात। साथ में जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे जितने भी एलाइज हैं रीजन में, जब वो ही हमारे साथ नहीं है, हमको अपनी एयर स्पेस भी नहीं देंगे, तो हम इतने सारे टारगेट्स को कैसे अटैक करेंगे। हाँ, पर इनका एक एलाय है, ठीक है, जो कह रहा है हाँ मेरा एयर स्पेस यूज कर लो, वो है अल जुलानी। सीरिया का अब प्रेसिडेंट बन चुका है। ये बेसिकली टेररिस्ट था, अल कायदा। खुद ही इन लोगों ने उसके खिलाफ एक बाउंटी सुपारी निकाली हुई थी कि इस आदमी को पकड़ोगे या मार के लाओगे जैसे भी, तो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाएंगे आप। तो क्लियरली ये शो करता है कि आईसिस वाइसिस सब एक पर्दा है, असली में सारे यूएस के एलाइज हैं, इजराइल के एलाइज हैं। पर ट्रंप के लिए देखो दो प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो इजराइल, नेतन्याहू उसके पीछे पड़ा हुआ है कि अगर तुम नहीं करोगे तो कैन गारंटी यू ब्लैकमेल चल रहा होगा, बहुत बुरा ब्लैकमेल चल रहा होगा, ठीक है। एंड ऊपर से इलेक्शन भी आने वाले हैं, ट्रंप को भी पैसे चाहिए और अपना ज़ायनिस्ट लॉबी से। इसके अलावा इतना ज्यादा बिल्डअप हो चुका है मिडिल ईस्ट में कि अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो फिर क्या जवाब देगा, कि क्या होगा। उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डील कर लो, तो डील तो वही होगी ना जो ट्रंप ने रद्द की थी। अब इसके साथ ये भी ऐड कर दो कि इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जेरल्ड फोर्ड, जो ईरान की तरफ जा रहा है, विच विल पार्टिसिपेट इन द अटैक, वहाँ पे टॉयलेट्स तक ठीक नहीं है, लोगों का मोराल भी ठीक नहीं है। कोई अपने बच्चे के पास जाना चाहता है तो कोई अपने फैमिली से रिलेटेड फ्यूनरल अटेंड करना चाहता है। 6 महीने की ड्यूटी होती है, आप उनको उससे ज़्यादा ही ओवरवर्क करवा चुके हो, तो क्या हो रहा है ये सब। एंड दे विल बी अप अगेंस्ट अ कंट्री जो एक्चुअली विल बी फाइटिंग फॉर इट सर्वाइवल। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये आई है कि अगर, वैसे तो रिपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना ने डिप्लॉय कर दिया है अपना YLC-8B रेडार। ये रेडार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब चाहे B-2 बॉम्बर हो या इनका F-35 जेट्स हो, उनको डिटेक्ट कर सकता है ये पर्टिकुलर रेडार। एंड अगर आप उनके रेंज में आ गए तो ये रेडार अलोंग विद द एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-300 हो, S-400 हो या चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हो, जो भी मिसाइल आप उससे लॉन्च करोगे तो उनको भी टारगेट कर सकता है ये। तो पिछली बार इसराइल जो इतना हावी हो गया था ईरान के ऊपर, उसके कुछ रीजन हैं। सबसे पहले तो दे कॉट ईरान बाय सरप्राइज। ईरान के अंदर से ही अटैक हो रहे थे, इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको मार दिया, डिकैपिटेट कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर इनके जो टॉप जनरल्स थे उनको भी मार दिया। अब ये सरप्राइज अटैक एलिमेंट होने नहीं वाला है। उसके ऊपर आप ऐड कर दो कि अगर ये रेडार इनको मिल चुका है तो जिस तरीके से F-35 हावी हो गए थे ईरान के ऊपर, अब कोई चांस ही नहीं है। तो अगर ये रेडार डिप्लॉय हो चुका है ईरान में, जो कि रिपोर्टेड है कि हो चुका है, तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं अमेरिकन एंड इजरायलीज के लिए। सबसे पहले ये लोग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे काफी रिलाई करते हैं, इनके जो F-35 हैं, B-2 बॉम्बर्स हैं। अगर ये रेंज में आ गए तो एयरक्राफ्ट भी गिराया जा सकता है। एंड अगर रेंज के बाहर से फायर करते हैं तो वो एक्यूरेसी ही नहीं आ पाएगी जो वो लोग चाहते हैं या जनरली दे आर यूज्ड टू। एंड इन रेडार्स के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि दे आर मोबाइल, तो आज एक जगह है कल
दूसरी जगह पे है। एंड ये मत भूलना कि अमेरिका ने, एंड इजराइल को भी ऐड कर लो इस पे, एक्सेप्ट फॉर दैट 12 डे वॉर, कभी भी ऐसी पावर से उनकी टक्कर ही नहीं हुई है, कभी ऐसी पावर के साथ वॉर ही नहीं हुआ है जिसके पास इतनी अच्छी मिसाइल कैपेबिलिटी हो, जिसके पास इतनी ड्रोन्स की कैपेबिलिटी हो। एंड आई डोंट नो अगर आपने वो वीडियोस देखे थे कि नहीं, कि जब ईरान अपनी ड्रिल्स कैरी आउट कर रहा था तब उसकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसने दिखाई थी, छोटी छोटी बोट से वो फायर कर रहा है मिसाइल एंड एकदम टारगेट को जाके हिट कर रही है। तो ये बताया जा रहा है कि ऑल अलोंग द कोस्ट इस टाइप की मिसाइल्स तैनात कर दी हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवल फ्लीट के लिए भी बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। एंड देखो यार, एक चीज है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं, सर्टेन लोग ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं उसके बारे में, कि भाई अब ये बातचीत जो चल रही है इसमें बातचीत चल रही है न्यूक्लियर टॉक्स की। अरे मुझे तो लगा था कि वो जब आए थे B-2 बॉम्बर्स अपना $2.1 बिलियन वाले एंड उन्होंने बम गिराए थे इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, तब ट्रंप ने क्या बोला था, सुन लो। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. एंड किस तरीके से ओब्लिटरेटेड ये भी सुन लो। It was obliterated like nobody's ever seen before. तो भाई ये जो टॉक्स है ये भी सिर्फ दिखावा है, इट इज नॉट सीरियस एट ऑल। सबसे पहले तो ये देखो कि अमेरिका की तरफ कौन दो लोग गए हैं, दो एकदम हार्डकोर ज़ायनिस्ट गए हैं जिनको अपनी जेब भरने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। एक है स्टीव विटकॉफ और एक है जैरेड कुशनर, इसका दामाद, ट्रंप का दामाद। तो ये जो दो ज़ायनिस्ट हैं ये कहां से ढंग की नेगोशिएशन कर पाएंगे, दे विल बी सो बायस्ड। उसके ऊपर ये भी ऐड कर दो कि ईरानियंस और अमेरिकन की डायरेक्ट टॉक्स ही नहीं होती। ईरानियंस ओमानीस से बात करते हैं, फिर वो जाके इन दोनों ज़ायनिस्ट को कुछ कुछ बताते हैं, फिर वो वापस आते हैं। ये तो मजाक चल रहा है भाई, ये किस टाइप की टॉक्स हैं? ये कोई चाइनीज विस्पर की गेम चल रही है क्या? देखो हम ये बात जानते हैं कि अगर वॉर होता है एंड ईरान अपने पे आ जाए तो वो इसराइल को खत्म कर सकता है। आई डोंट नो अगर आपने वीडियो देखा था कि नहीं, हमारे रिएक्ट्स वाले चैनल पे है, जो प्रोफेसर टेड पोस्टोल बताते हैं, जो कि पहले ही बता चुके थे कि भाई ये जो अटैक भी किया है B-2 बॉम्बर्स से, ठीक है, ये जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है जिसपे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इतनी चर्चा चल रही थी कि उस अटैक में कुछ नुकसान ही नहीं हो पाया होगा। एटलीस्ट कोई डाउट नहीं है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका खत्म नहीं हो पाया होगा। उन्होंने ये आके पहले ही बताया था। अब उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ 100 मिसाइल, ईरान की 100 मिसाइल काफी है टेल अवीव को खत्म करने के लिए। एंड अब आप जोड़ लो 100 टाइम्स 10, अगर मान लो 1000 मिसाइल भी यूज कर लेते हैं तो पूरे इसराइल को नहीं तबाह कर सकते ये। एंड अब सवाल उठता है कि ईरान के पास कितनी मिसाइल्स हैं ऐसी, तो भाई जो यूएस के सोर्सेज हैं वो ही बताते हैं कि 2000 तो है ही हैं। तो आधे से वो इसराइल निपटा सकता है, बाकी आधी से यूएस के जो बेसिस हैं वो निपटा देगा। एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ी कह रहे कि ईरान को नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान होगा, बट उसके पास कैपेबिलिटी है ये सब कुछ खत्म करने की। एंड जब अगर मान लो इसराइल खत्म होने के कागार पे आता है तो व्हाट डू वी नो ऑफ द सैमसन ऑप्शन, वो न्यूक्लियर जाएगा 100%। दे हैव इवन कैरीड आउट अ टेस्ट जिसके बारे में कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं करेगा, बट वहां पे एकदम रेगिस्तान में एकदम से भूकंप आ जाता है। व्हाट वाज दैट? एंड ऐसा नहीं कि कोई 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, क्योंकि उनके पास फिजाइल मटेरियल तो इनफ था टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर वेपन। एंड वैसे तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं, इंक्लूडिंग जॉन मीरशाइमर, कि भाई ईरान को तो न्यूक्लियर वेपन बना ही लेना चाहिए। नॉर्थ कोरिया के बारे में अब कोई बात करता है कि नॉर्थ कोरिया को जाके अटैक कर देंगे। एंड जहां तक न्यूक्लियर की बात आई है, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है रशिया यूक्रेन वॉर में। तो अमेरिका ने तो पहले ही बोल दिया था, ट्रंप ने खास तौर पे, कि अब हम और वेपन्स नहीं देंगे, अगर तुमको हमसे वेपन्स चाहिए तो हमें पैसे भेजो, फिर हम वेपन्स भेजेंगे, नेटो को वेपन्स भेजेंगे, फिर तुम यूक्रेन को दे दो अपना वेपन्स, जो देने दे दो। तो यूरोप पे आ गई पूरी बात। यूरोप की इकोनॉमिक हालत ऑलरेडी इतनी ज्यादा खस्ता है कि कोई चांस ही नहीं है कि वो वेपन्स प्रोवाइड कर पाए यूक्रेन को एंड इन टाइम प्रोवाइड कर पाए। तो अब उन्होंने क्या बोला कि भाई यूक्रेन तो खत्म हो ही रहा है, हम क्या कर सकते हैं? एंड जो टॉक्स हो रही हैं वॉर को एंड करने के लिए, उसमें हमारे पास कोई लेवरेज नहीं है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू रशियन इंटेलिजेंस, यूरोप, खासतौर पे फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, वो न्यूक्लियर वेपन्स देना चाह रहे हैं यूक्रेन को। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यूक्रेन एक देश जो खत्म हो जा रहा है, उसके पास कोई चारा अब नहीं बचा है अपने आप को बचाने के लिए। एंड जिन लोगों पर वो रिलाय कर रहा था उनके पास ना पैसे हैं अब, ना वेपन्स हैं उसको देने के लिए। तो अब क्या बचता है एंड में? कि न्यूक्लियर वेपन यूज कर लो, और एटलीस्ट अगर यूज मत करो तो नेगोशिएशंस में तो यूज कर ही लो कि भाई अगर आप वॉर कंटिन्यू रखते हो तो हम न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर देंगे आपके ऊपर। नेगोशिएशंस के लिए दिया जा रहा है यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन। एंड कैसे दिया जा रहा है वो भी सुन लो। एक सबमरीन के तौर पर जो लॉन्च कर पाएगी एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करती है, ये रशिया की स्पाई एजेंसी बता रही है। एंड अगर आप ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ लो कि यूक्रेन खत्म ही हो जा रहा है, उनके पास आदमी भी नहीं है अब वॉर लड़ने के लिए, तो भाई अब लास्ट रिजॉर्ट क्या बचता है? वैसे भी अब 4 साल पूरे हो गए हैं इस वॉर को। रशिया खुद ही नहीं चाहेगा कि ये वॉर और एक्सटेंड करे, वो चाहेगा कि इस साल में अब बस खत्म ही कर दे ये वॉर। तो ये जो यूरोपियन पॉलिटिशियंस है, दे आर डेस्परेट। एंड इनमें से कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं यहाँ पर
ठीक है, एंड राज शमानी के साथ इंडियन पॉडकास्टर्स के साथ अपना पॉडकास्ट करते हैं, झूठ पूठ बोलते हैं, उनसे पूछो कि ये आप क्या कर रहे हो, क्या आप न्यूक्लियर वेपन देने वाले हो यूक्रेन को? आप डिफीट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? आपके देश की तो डिफीट नहीं है ना, यूक्रेन की हार है, उससे आपको क्या फर्क पड़ जाता है भाई इतना? आप पूरी दुनिया को दांव पे लगा दोगे? सिंपल बात है, जो रशिया ने कंडीशंस रखी आज के डेट में हमेशा से वही कंडीशंस थी। ऑफ कोर्स टेरिटरी उसमें बढ़ते जा रही है, क्योंकि वो भी तो अपने पैसे खर्च रहा है, वो भी तो अपने सोल्जर्स गवा रहा है वो टेरिटरी गेन करने के लिए। ये लोग पता है क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे डिफीट? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि भाई मेरे कार्यकाल में ना हो, मेरे कार्यकाल में ना हो, बस। ना ट्रंप ये चाहता है, ना ये कीयर स्टारमर ये बात चाहता है, ना ये मैक्रोन जो आके पॉडकास्ट कर रहा था, ना ये चाहता है। एंड एज अ रिजल्ट आप डेस्परेट होके कुछ भी ऐसी चीज कर दोगे जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। एंड जहां तक रशियन साइड से कुछ स्टेटमेंट्स की बात है, तो अ वेरी क्लोज एलाय ऑफ व्लादिमीर पुतिन, इनफैक्ट वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स, उन्होंने खुद ही टकर कार्लसन के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर ये वॉर और चलती है एंड अगर यूरोप सपोर्ट करता रहता है इस तरीके से यूक्रेन को, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमको यूरोप को न्यूक करना पड़ेगा। जो रशिया के एक्स प्रेसिडेंट है मेडवेडेव, जो कि अक्सर बैड कॉप प्ले करते हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड पुतिन प्लेज द गुड कॉप, उन्होंने भी आके ये बोला है कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बट हमको यूरोप को न्यूक करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स दे रहे हैं। एंड जो रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो भी ये कहती है एग्जैक्टली सेम चीज़, कि अगर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स एक दूसरे देश को सपोर्ट करेंगी जिसके अगेंस्ट वी आर एट वॉर, देन वी विल हैव द ऑप्शन टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। एंड अगर आप इसमें रशिया की भी कंडीशन समझो, 4 साल हो चुके हैं उनको भी ये वॉर लड़ते लड़ते, उनको भी तो ये कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा, एंड जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल ही नहीं है। इतना लंबा वॉर लड़ना सस्टेनेबल ही नहीं है। जब हम बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक वॉर मशीन है, वो ईरान के अगेंस्ट जब वॉर लड़ेगी, बिकॉज उनका ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेट है, ऑलमोस्ट $38 ट्रिलियन इन डेट, एंड वो फॉरएवर वॉर नहीं लड़ सकती। अगर अमेरिका नहीं लड़ सकता तो रशिया कैसे लड़ सकता है? भाई एंड में क्या ही बोले, हम कौन हैं इस दुनिया में कि हमारे बोलने से कुछ फर्क पड़ता है? पर आपको एक बात ज़रूर बता दें, जिन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1945 में डूम्सडे क्लॉक बनाई थी। एंड आज के डेट में एटॉमिक साइंटिस्ट का ये कहना है दैट वी आर जस्ट 85 सेकेंड्स टू मिडनाइट। अगर शॉर्ट में इसका मतलब बताऊं तो दुनिया आज के डेट में तबाही के इतने करीब है जो पहले कभी भी नहीं थी। एंड मेरे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है कि अमेरिकन टेररिस्ट एंड इजरायली टेररिस्ट इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है।